ओके, तो हम लोग वाउंड रोटर यानी स्लिप रिंग रोटर को हम लोग देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो टॉपिक दे दीजिए, टॉपिक दे दीजिए दूसरा वाला, रोटर का जो दूसरा टाइप है वो टॉपिक दे दीजिए, यानी फेज वाउंड रोटर। फेज वाउंड रोटर टॉपिक दे दीजिए, ठीक है। तो पहले भी बता चुके हैं कि दो टाइप का हम लोग रोटर इंडक्शन मोटर के अंदर यूज करते हैं। पहला जो है वो स्क्वायरल केज टाइप, और दूसरा जो है जिसको हम लोग स्लिप रिंग रोटर भी कहते हैं, वाउंड रोटर भी कहते हैं, फेज वाउंड रोटर भी कहते हैं, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रोटर भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब इसमें ध्यान देना है, दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उस पर आप लोगों को ध्यान देना है। पहला चीज, जो हम लोग स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर यूज करते हैं, यानी ऐसा इंडक्शन मोटर जिसका रोटर स्क्वायरल केज हो, ठीक है। स्टार्टर तो बिल्कुल सेम रहेगा दोनों के केस में। स्टार्टर जिसपे हम लोग वाइंडिंग को प्लेस करते हैं, स्टार्टर वाइंडिंग को, और जिससे आपको सिंक्रोनसली रोटेटिंग रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स मिलता है, वो बिल्कुल सेम रहेगा दोनों के केस में, ठीक है। दिस इज योर स्टार्टर, और दोनों के केस में आपका स्टार्टर बिल्कुल सेम रहेगा। ओके, तो दोनों के केस में स्टार्टर बिल्कुल सेम रहेगा, स्टार्टर में वाइंडिंग बिल्कुल सेम तरीके से करेंगे, रोटर में अंतर आएगा। अब एक चीज ध्यान में रखना है, जब स्टार्टर के लिए आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे और एक्सप्लेन किए थे, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताए थे कि स्टार्टर पर हम लोग तीनों फेज को रखते हैं, जो स्टार्टिंग में बता चुके हैं। तीनों फेज की वाइंडिंग को स्टार्टर पे हम लोग प्लेस करते हैं, यानी आर वाई बी तीनों फेज की वाइंडिंग को हम लोग स्टार्टर पे प्लेस करते हैं, और स्टार्टर की वाइंडिंग को स्पेसिफिक नंबर ऑफ पोल्स के लिए हम लोग तैयार करते हैं, ठीक है। स्टार्टर की वाइंडिंग को स्पेसिफिक नंबर ऑफ पोल्स के लिए हम लोग तैयार करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट लिखा है कि नहीं, जरा देख लीजिए। स्टार्टर में जरूर लिखाए होंगे, एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ पोल्स के लिए हम लोग उसको डिजाइन करते हैं, डेफिनेट नंबर ऑफ पोल्स, ठीक है। यस, और एग्जैक्ट नंबर ऑफ पोल्स जो है वो डिपेंड करेगा किस पे, तो आपको कितना स्पीड रखना है, क्योंकि हमें पता है ns = 120 f/p, ठीक है। एक चीज और लिख लीजिएगा स्टार्टर के लिए, नोट डाउन करके, यहीं पे छोटा सा चीज है। हम लोग जो नंबर ऑफ पोल्स बनाते हैं ना, हम लोग जो नंबर ऑफ पोल्स इसमें बनाते हैं p, नंबर ऑफ पोल्स जो p होगा वो एक्चुअली 2n के हिसाब से हम लोग बनाते हैं, और n क्या है, नंबर ऑफ स्टार्टर स्लॉट्स, नंबर ऑफ स्टार्टर स्लॉट्स पर पोल पर फेज, ठीक है। तो यहां हम लोग जो पोल्स बनाते हैं स्टार्टर पे, अगर वो P है तो P का मतलब है P = 2n, और n क्या है, नंबर ऑफ स्टार्टर स्लॉट्स पर पोल पर फेज, ठीक है। दूसरा क्या है कि स्टार्टिंग में ही आपको बता चुके हैं, स्टार्टर वाले में बता चुके हैं कि स्टार्टर की वाइंडिंग करेंगे, डेफिनेटली वो 3 फेज वाइंडिंग होगी। तीनों फेज की वाइंडिंग को स्पेस में 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल के एंगल पे रखेंगे, और दूसरा इसको स्पेसिफिक नंबर ऑफ पोल्स के लिए हम लोग डिजाइन करेंगे, यानी वाइंडिंग को ऐसे प्लेस करेंगे कि ये 120 डिग्री भी हो, और इससे मैग्नेटिक पोल्स यानी स्पेसिफिक नंबर ऑफ पोल्स भी हम लोग बनाएंगे। और पोल कैसे बनाएंगे, तो P = 2n के हिसाब से, n क्या है, नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज। और ये कैसे डिजाइन होगा, तीन चीजों को ध्यान में रख के, तो हमें ध्यान रखना है कि हमें सिंक्रोनस स्पीड कितना रखना है, इसी के हिसाब से ये फॉर्मूला गवर्न करेगा कि हमारी सिंक्रोनस स्पीड की रिक्वायरमेंट कितनी है। और हमें पता है कि हम लोग जानते हैं सिंक्रोनस स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पोल्स, यानी पोल्स को कितना रखना है वो रिक्वायरमेंट हमें देखना होगा कि हमें मशीन को कितने सिंक्रोनस स्पीड के हिसाब से रन कराना है। और जाहिर है हमारा रोटर का जो स्पीड होगा वो सिंक्रोनस के वेरी मच नियर पहुंच जाएगा। एक एग्जांपल में भी आपको बता चुके थे कि अगर किसी मशीन का
किसी इंडक्शन मशीन का सिंक्रोनस स्पीड, और सिंक्रोनस स्पीड क्या होता है इस केस में, तो आपके रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स के रोटेशन का स्पीड होता है। तो अगर सपोज दैट किसी मशीन में ns 1500 आरपीएम है तो रोटर का स्पीड उसके वेरी मच क्लोजर पहुंच जाएगा, लेकिन कभी भी मैचिंग नहीं करेगा, कभी भी उसके बराबर नहीं होगा, यानी इवन 1495 आरपीएम तक भी रोटर का स्पीड पहुंच जाएगा। तो हमें देखना है कि हमें रोटर को किस स्पीड से रोटेट कराना है, उसके हिसाब से हमें ns को ध्यान में रख के हमें नंबर ऑफ पोल्स को डिसाइड करना है। दूसरा नंबर ऑफ पोल्स जो बनाएंगे तो कंस्ट्रक्शन के समय ये फार्मूला हमें ध्यान में रखना है कि स्टैटर स्लॉट्स पर पोल पर फेज कितना है, और उसके हिसाब से P = 2n के हिसाब से हम मशीन की डिजाइनिंग करेंगे, मशीन का कंस्ट्रक्शन करेंगे, इंडक्शन मोटर को हम लोग बनाएंगे। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्या है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझ लेना, यहाँ पे सब लोग बहुत ध्यान से समझना इसको। यहाँ तो नंबर ऑफ पोल्स हमने डिसाइड कर लिया कि कितना होना चाहिए, इन फैक्टर को ध्यान में रख के, इन फैक्टर को ध्यान में रख के नंबर ऑफ पोल्स हमने डिजाइन कर लिया। अब क्या होता है कि आपका जो आपका स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है, यानी स्क्वायरल केज रोटर है, वहां हमें कोई भी परेशानी नहीं होती है। आगे चल के आपको बताएंगे स्क्वायरल केज का जो रोटर होता है ना, स्टार्टर पे हम जितना नंबर ऑफ पोल्स बनाएं, सपोज दैट आपका स्टार्टर पोल्स अगर 6 है तो यहां कोई भी परेशानी नहीं है। यहां स्क्वायरल केज रोटर की एक खासियत होती है कि जितना स्टार्टर पोल्स हम बनाएंगे रोटर भी अपने आप उतना ही पोल्स बना लेगा बाय द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन। ये हमेशा दिमाग में बैठा लेना है, यानी स्क्वायरल केज रोटर को बनाने समय हमें पोल्स की कोई परेशानी नहीं होती है। ठीक है, हमेशा ध्यान में रखना है कि स्क्वायरल केज आपका जो रोटर रहेगा उसके स्टार्टर पर जितना भी पोल बनाएंगे स्क्वायरल केज रोटर भी अपने आप पर उतना ही पोल बना लेगा बाय द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन। तो यहां हमें कोई भी परेशानी नहीं होती है। अब इंडक्शन मोटर के एक और नियम जान लीजिए, एक और रूल क्या है। इंडक्शन मोटर के प्रॉपर वर्क करने के लिए और इंडक्शन मोटर के इंडक्शन मोटर की तरह रन करने के लिए हमें यह ध्यान में रखना पड़ता है कि जितना नंबर ऑफ स्टार्टर पोल्स है उतना ही नंबर ऑफ रोटर पोल्स भी हम क्रिएट कर दें। ठीक है, हमेशा ध्यान में रखिएगा। इंडक्शन मोटर की तरह तभी वर्क करेगा जब कुछ कंडीशन को फुलफिल करेंगे। पहला कंडीशन क्या बताए थे कि जब तीनों फेज की वाइंडिंग को आपस में 120 डिग्री के एंगल पे रखेंगे स्पेस में, और हमेशा ध्यान देना है ये 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल एंगल है। मींस यहां से आपको मैकेनिकल एंगल की तरह 120 डिग्री दिख रहा है, ये कब होगा, इलेक्ट्रिकल एंगल और मैकेनिकल एंगल दोनों बराबर हो गए 180 डिग्री बराबर कब होगा, बताइए। तो रिप्लाई करो। आपको बताया ना, फॉर्मूला बताए हुए ना, 1 डिग्री इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू P/2 डिग्री मैकेनिकल। आपको बताए हुए पहले कि 1 डिग्री इलेक्ट्रिकल यानी इलेक्ट्रिकल डिग्री इज इक्वल टू P/2 डिग्री मैकेनिकल। अब इस रूल को हमेशा याद रखना है। पहला रूल, जब आपका इंडक्शन मोटर की तरह काम करे तो कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। पहला रूल कि तीनों फेज की वाइंडिंग को स्पेस में हम 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल के एंगल पर रखेंगे। यहां आपको मैकेनिकल एंगल भी 120 दिख रहा है, यानी जाहिर है ये कौन सा केस है, जब इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों एंगल बराबर कब होता है, जब P = 2 हो जाए। यानी अगर 2 पोल मशीन है तो ये इस तरह बराबर दिखेगा। अदरवाइज जो अलग अलग वैल्यू आएगा, 6 पोल मशीन है, अगर ये 6 पोल मशीन है तो यहाँ क्या हो रहा है आपका, ये 6/2 यानी ये 3 हो जा रहा है। यानी हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एंगल कितना हो गया यहाँ पे और मैकेनिकल एंगल कितना हो गया, तो ये रिलेशन क्या आ रहा है, 3 का रिलेशन आ रहा है। तो इलेक्ट्रिकल एंगल अगर आपको 120 डिग्री रखना है तो मैकेनिकल एंगल कितना आएगा, 120 डिवाइडेड बाय 3, तो मैकेनिकल एंगल आपका 40 डिग्री ही रह जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को समझना है। पहला कंडीशन हम लोग क्या फुलफिल करेंगे कि सबसे पहले तीनों फेज की वाइंडिंग आपस में स्पेस में 120 डिग्री के एंगल पर रहे। दूसरा कंडीशन क्या फुलफिल करते थे कि इसको जो सप्लाई देंगे वो सप्लाई टाइम में 120 डिग्री के फेज एंगल पे मेंटेन रहे। और तीसरा कंडीशन ये है कि जितना स्टार्टर का पोल होगा उतना ही हमें रोटर पे पोल बनाना होगा, तभी इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट होगा, रन करेगा। ये 3 कंडीशन हम लोग फुलफिल करेंगे तब। अब होता क्या है ना कि जब आपका स्क्वायरल केज रोटर रहता है ना,
तो हमें ये कुछ झंझट ही नहीं होता है, जितना पोल्स हम स्टार्टर में बनाते हैं स्क्वायरल केज रोटर खुद ब खुद उतना ही पोल अपने आप में बना लेगा, यानी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। लेकिन वाउंड रोटर के साथ ऐसा नहीं है। वाउंड रोटर में वाइंडिंग करके इस तरह से हमें डिजाइन करना होगा, वाउंड रोटर में वाइंडिंग करके हमें इस तरह से डिजाइन करना होगा कि हमेशा नंबर ऑफ स्टार्टर पोल्स नंबर ऑफ रोटर पोल्स के बराबर रहे। यानी वाउंड रोटर में ऑटोमेटिकली ये चीजें नहीं होंगी, हमें खुद से करना पड़ेगा। ओके, समझ में आ रहा है मतलब? यानी वाउंड रोटर में हमें वाइंडिंग इस तरह से करनी होगी कि जितना स्टार्टर पोल हमने बनाया है उतना ही रोटर पे भी पोल हम क्रिएट कर सकें। तो वाउंड रोटर में झमेला रहता है, हमें जानबूझ के ऐसे डिजाइन करके वाइंडिंग बनानी पड़ती है कि उतना ही नंबर ऑफ पोल्स हम रोटर पे भी क्रिएट कर दें जितना हमें स्टार्टर पे क्रिएट करना है। लेकिन ये झंझट स्क्वायरल केज में नहीं रहता है। स्क्वायरल केज में खुद ब खुद इंडक्शन के प्रिंसिपल से उतना ही नंबर ऑफ पोल्स डेवलप हो जाता है। आगे चल के हम लोग देखेंगे कैसे डेवलप होता है। ठीक है, तो अब आ जाइए रोटर के दूसरे टाइप में। टॉपिक दे दीजिए फेज वाउंड रोटर, और पहला पॉइंट इसमें लिख लीजिए, पहला पॉइंट लिख लीजिए इसमें लिख लीजिए द वाउंड रोटर consists of स्लॉटेड आर्मेचर। ठीक है, तो डेफिनेटली जो वाउंड रोटर होगा ना उसका आर्मेचर स्लॉटेड होगा। क्यों स्लॉटेड होगा? क्योंकि यहां एक्चुअल वाइंडिंग को रखना है। अब यहां हमें वाउंड करना है यानी वाइंडिंग करना है। ठीक है, इसका फोटोग्राफ्स देख लीजिए कुछ। ओके, ये आपके वाउंड रोटर का कोर है, और वाउंड रोटर के कोर में इस तरह स्लॉट्स हैं। इन स्लॉट्स पे वाइंडिंग को हमने रखा है, और वाइंडिंग को अल्टीमेटली यहाँ 3 स्लिप रिंग पे हम लोग ले आए हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या है, रोटर की वाइंडिंग भी 3 फेज वाइंडिंग होगी। ठीक है, रोटर की वाइंडिंग भी 3 फेज होगी, स्टार्टर की वाइंडिंग भी 3 फेज होगी। तो 3 फेज वाइंडिंग है। अब इसको एक्सटर्नल सर्किट से हम लोग क्या करते हैं, तो आपको पहले भी बता चुके हैं कि इंडक्शन मोटर में क्या खासियत होती है। इंडक्शन मोटर में डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हम लोग नहीं देते हैं। रोटर में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ना वो बाय द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन होगा। हम लोग सप्लाई डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन से सिर्फ और सिर्फ स्टार्टर को देंगे। तो सोचिए फिर यहाँ स्लिप रिंग लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? जब इसको कोई डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन देना ही नहीं है तो यहाँ स्लिप रिंग लगाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसीलिए कंस्ट्रक्शन से पहले थोड़ा सा वर्किंग प्रिंसिपल भी आपको बता दिए थे। आगे चल के वर्किंग प्रिंसिपल को बहुत डिटेल से बताएंगे। सारी चीजें वर्किंग प्रिंसिपल का एक एक चीज मैथमेटिकली भी हम लोग डिराइव करेंगे, ग्राफिकली भी डिराइव करेंगे, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कांसेप्ट से भी देखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए कंस्ट्रक्शन से पहले थोड़ा सा वर्किंग आप लोगों को बता दिए थे। वर्किंग पहले से पता रहता है तो कंस्ट्रक्शन समझने में हमेशा हेल्प मिलता है। अब बताइए यहाँ पे, जब आपको पहले ही बता चुके हैं, स्टार्टिंग में ही इंट्रोडक्शन में ही बता चुके हैं कि इंडक्शन मोटर का नाम इंडक्शन मोटर इसीलिए है कि यहाँ रोटर को डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन से, डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्शन से सप्लाई हम लोग नहीं देते हैं। ठीक है, जहां कंडक्शन से सप्लाई देते हैं डीसी मोटर के केस में, तो इसीलिए उसका नाम कंडक्शन मोटर भी हम लोग बोलते हैं। यहाँ क्या होता है, स्टार्टर पे हम लोग डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्शन से सप्लाई देते हैं, और स्टार्टर से रोटर तक एनर्जी का ट्रांसफर बाय द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन हो जाता है, इसीलिए इसका नाम इंडक्शन मोटर है। तो जब स्टार्टर पे, जब हमें रोटर पे डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने की जरूरत ही नहीं है, तो सोचो यहाँ स्लिप रिंग लगाने की जरूरत क्या है? आपको स्क्वायरल केज में तो कोई स्लिप रिंग नहीं दिखता था, बताइए। शॉर्ट सर्किट क्या है? स्क्वायरल केज में शॉर्ट सर्किट नहीं होता है। स्क्वायरल केज में तो स्लिप रिंग नहीं है, वहां भी तो शॉर्ट सर्किट होता है। कैसे शॉर्ट सर्किट होता है स्क्वायरल केज में? स्क्वायरल केज कैसे शॉर्ट सर्किट होता है, बताइए, जल्दी बताइए। यस, एंड रिंग से। स्क्वायरल केज के केस में
इंड रिंग रहता है और इंड रिंग की वजह से शॉर्ट सर्किट होता है, समथिंग लाइक दिस है। इसको हम लोग ऐसे कर दिए। अब क्या यहाँ पे इंड रिंग है, यहाँ पे इंड रिंग है और इंड रिंग पे हमने कंडक्टर्स को स्क्यू करके लगा दिया। इंड रिंग्स पे हमने कंडक्टर को इस तरह से स्क्यू करके हमने लगा दिया। तो यहाँ इंड रिंग ने ऑलरेडी इसको शॉर्ट सर्किटेड कर दिया, इंड रिंग्स ने ऑलरेडी इसको शॉर्ट सर्किटेड कर दिया इस तरह से, ठीक है। और इसका एक्सिस, इसका जो शाफ्ट है इस तरह से चला गया यहाँ पे। तो देखो तो यहाँ तो जरूरत ही नहीं पड़ी हमें देने की, यहाँ स्लिप रिंग देने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। इज दैट क्लियर? यहाँ स्लिप रिंग देने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी और जरूरत था भी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ हमें इसे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन से देना ही नहीं है। स्लिप रिंग क्यों देते हैं? जब डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन से कुछ करना हो, आपको सप्लाई देना हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई लेना हो, जैसे जनरेटर के केस में है कि अंदर आर्मेचर में जो इंड्यूस हो रहा है उनको एक्सटर्नल सर्किट में कैसे ले जाएंगे, तो स्लिप रिंग और स्लिप रिंग से ब्रशेस के थ्रू होते हुए ले जाएंगे। यही डीसी मशीन रहता है तो स्लिप रिंग का जगह स्प्लिट रिंग ले लेता है, और स्प्लिट रिंग का ही एडवांस वर्जन कम्यूटेटर है। तो होता क्या है, जैसे डीसी जनरेटर में आर्मेचर के अंदर, आर्मेचर कंडक्टर्स के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ और उससे आपको क्या करना है, आगे एक्सटर्नल सर्किट में कंडक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ले जाना है, तो हम लोग वहां पे स्प्लिट रिंग लगाते हैं और स्प्लिट रिंग का ही सबसे एडवांस वर्जन है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर को लगाते हैं और कम्यूटेटर से ब्रशेस के थ्रू हम लोग एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ले जाते हैं। यही डीसी मोटर रहता तो हम लोग ब्रशेस के थ्रू, कम्यूटेटर के थ्रू आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग बाहर से एक्सटर्नल सर्किट से अंदर उसके आर्मेचर में ले जाएंगे। दोनों जगह कंडक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ कंडक्शन तो है ही नहीं ना। स्लिप रिंग और ब्रशेस या स्प्लिट रिंग और ब्रशेस या कम्यूटेटर और ब्रशेस की जरूरत तब होगी जब आपको इलेक्ट्रिकल कनेक्शन देना होगा। क्यों रखते हैं यहाँ पे? और ये सारा चीज बता चुके हैं, इसका सारा हिंट पिछले क्लासेस में अवेलेबल है। जिसने भी मेरा क्लास मन से किया है उसको जरूर समझ में आ जाएगा। बताइए, देखते हैं किसी ने मेरा क्लास मन से किया है कि नहीं। वैष्णवी, हाँ क्वेश्चन फिर से, क्वेश्चन तो बता ही, क्वेश्चन तो कितनी बार बता चुके हैं। क्वेश्चन आपको बता चुके हैं कि जब पहले ही आपको बता चुके हैं कि इंडक्शन मोटर के अंदर रोटर को हम लोग डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सप्लाई देते ही नहीं है। तो जब डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्शन से इसको सप्लाई देंगे ही नहीं, इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी वो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से आएगी। तो जाहिर है आपको पता है कि जब भी स्प्लिट रिंग यूज करेंगे या स्लिप रिंग यूज करेंगे या कम्यूटेटर यूज करेंगे, वो तभी यूज करेंगे जब आपको डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन लेना हो किसी एक्सटर्नल सर्किट से। स्लिप रिंग, स्प्लिट रिंग और कम्यूटेटर क्यों यूज करते हैं? क्योंकि अगर किसी रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट को, यानी ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट जो आपके रोटेटिंग पार्ट पे है, उससे आपको किसी एक्सटर्नल सर्किट में ले जाना है जो स्टैटिक पे है, तो वहां ले जाने के लिए जाहिर एक्सटर्नल सर्किट जो बाहर है आपके मशीन से, वो स्टैटिक है, वो घूम तो नहीं रहा है। तो स्टैटिक पार्ट से रोटेटिंग पार्ट के बीच में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन अगर आपको करना है तो डेफिनेटली स्प्लिट रिंग या स्लिप रिंग चाहिए। और होता क्या है, यहाँ पे होता है कि ये रोटेट कर रहा है, पूरा का पूरा रोटर रोटेट कर रहा है, और यहाँ पे हम लोग ब्रशेस को लगा देते हैं, जैसे कम्यूटेटर में लगाया करते थे उसी तरह इस पे भी हम लोग ब्रशेस को इस तरह से लगा देंगे। यहाँ एक ब्रश एक स्लिप रिंग पे, एक ब्रश एक स्लिप रिंग पे, एक ब्रश एक स्लिप रिंग पे। क्लियर? और इस तरह आपका ब्रश स्टेशनरी है और स्लिप रिंग मूव कर रहा है इस पूरे एक्सिस के साथ, इस पूरे रोटर के साथ। तो आपका स्टैटिक पार्ट जो एक्सटर्नल सर्किट है उसका कनेक्शन इससे कर देते थे नॉर्मली, और इसका आपका रोटेटिंग पार्ट से ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। लेकिन जब पहले ही आपको बता चुके हैं कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ हम लोग बाय द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन यहाँ एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं, तो इसकी जरूरत क्या है? हाँ क्या किसको लगा?
यस यस एग्जैक्टली, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड करने के लिए। ठीक है, ये हमेशा हमेशा ध्यान में रखना है। इसीलिए आपको बता चुके हैं, पहले भी बताए हैं कि स्क्वायरल केज का रोटर जब बन गया ना, उसमें कहीं भी कोई भी जगह नहीं है जहां से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम ऐड कर सकें, क्योंकि हर एंड से वो फिक्स हो गया। हमने क्या किया, एक स्टाउट हेवी रिंग से, इंड रिंग से दोनों छोर को बंद कर दिया, परमानेंटली शॉर्ट सर्किट कर दिया। और वो भी किस तरह से हमने कनेक्शन किया, तो हमने ब्रेजन करके कनेक्शन किया, हमने उसको वेल्डिंग करके कनेक्शन किया, या फिर बोल्टिंग करके कनेक्शन किया। तो हार्ड एंड फिक्स कनेक्शन करके हमने उसको ऐसा बना दिया कि कहीं से भी उसने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड करने का कोई भी उपाय नहीं है। अब आपको पहले ही बता चुके हैं, देखो हमेशा दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत ध्यान से समझिए। पहला चीज क्या है, आपको स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं कि इंडक्शन मोटर की जो विशेषताएं आपको बताए थे, इंडक्शन मोटर का एडवांटेजेस जो बताए थे, एडवांटेजेस में आपको बताए थे कि इंडक्शन मोटर बहुत रिलायबल है, इसका पावर फैक्टर बहुत इंप्रूव्ड पावर फैक्टर होता है, इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो ऑलमोस्ट अनब्रेकेबल है, ऑलमोस्ट इनडिस्ट्रक्टेबल है, रोबस्ट कंस्ट्रक्शन है। तो इतनी सारी बातें आपको पहले बता चुके थे। ठीक है, तो बहुत सारे एडवांटेजेस बता चुके हैं। उसमें एक चीज ध्यान देना, एक एडवांटेज और बताए थे जो बहुत बेहतर है। वो एडवांटेज क्या था कि इस इंडक्शन मोटर की एक बड़ी खासियत होती है कि इसमें स्टार्टिंग में कोई हमें अरेंजमेंट, स्पेशल अरेंजमेंट नहीं करना पड़ता है, ये सेल्फ स्टार्टिंग होता है। ध्यान में आया? बताए थे सेल्फ स्टार्टिंग होता है। अब कंपेयर कर लो कि स्टार्टिंग मैकेनिज्म में, तब बाकी मोटर्स में क्या दिक्कतें आती हैं। ये सेल्फ स्टार्टिंग है तो जाहिर है ये अच्छा है, ये सेल्फ स्टार्टिंग है, लेकिन बाकी मोटर्स में क्या दिक्कत आता होगा। तो चले आओ डीसी मोटर में हम लोग आ जाते हैं। डीसी मोटर में क्या परेशानियां होती होंगी स्टार्टिंग मैकेनिज्म में, जिसकी वजह से डीसी मोटर में हमें स्टार्टर लगाना पड़ता है, और बिना स्टार्टर के डीसी मोटर को हम लोग स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज डीसी मोटर बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, अब होता क्या है, देखो डीसी मोटर के केस में कोई भी एक एग्जांपल हम लोग ले ले, मान लो डीसी शंट मोटर ही ले लेते हैं। बोर्ड दिख रहा है क्लियर? ठीक है, तो डीसी मोटर में सपोज दैट हम लोग लेके चलते हैं डीसी शंट मोटर। कोई भी रहे, सीरीज का भी एग्जांपल लेके चलेंगे, सेम चीजें होंगी, देखेंगे हम लोग उसमें भी। ठीक है, अब डीसी मोटर का वोल्टेज इक्वेशन आप लोगों को बता चुके हैं। डीसी मोटर का वोल्टेज इक्वेशन क्या होता था उसमें, डीसी मोटर के वोल्टेज इक्वेशन में, तो ये V वोल्ट, जाहिर है मोटर है तो इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट दे रहे हैं और मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट हमें मिलेगा। मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट कहां मिलेगा, तो इसका शाफ्ट जहां कनेक्टेड होगा उसके शाफ्ट से किसी गियर को, किसी स्ट्रैप को, किसी बेल्ट को कनेक्ट करके वेरियस अलग अलग तरीके से हम लोग मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट ले सकते हैं। इनपुट में क्या है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट मिलेगा इस V वोल्टेज की वजह से, और ये V वोल्टेज लगाएंगे, सर्किट कंप्लीट है, आई करंट फ्लो होने लगेगा। आई करंट फ्लो होने लगेगा, यहाँ से आके करंट का डिवीजन हो जाता है। आपको पता है करंट का डिवीजन कैसे हो जाएगा, IA करंट इधर आर्मेचर में चला जाएगा और ISH करंट इधर आपके शंट फील्ड वाइंडिंग में चला जाएगा। अब इक्वेशन आपको बता चुके थे, इक्वेशन कैसे बता चुके थे कि इसके अंदर एक बैक EMF डेवलप हो जाता है, और बैक EMF क्या करता है, बैक EMF ही वो फोर्स ऑफ अपोजिशन है जो यहाँ पे एक्ट करता है। और आपको पहले ही बता चुके हैं कि एनर्जी कन्वर्शन तभी होगा, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी का कन्वर्शन तभी होगा जब कोई अपोजिंग फोर्स हो। तो यहाँ अपोजिंग फोर्स का रोल ये बैक EMF प्ले करता है। ये क्या करता है, अप्लाइड वोल्ट, आपका जो अप्लाइड वोल्टेज है उसके खिलाफ अपनी पोलैरिटी को डेवलप कर लेता है, यानी उसके जस्ट अपोजिट। अब इसका इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते थे, तो इसका इक्वेशन हम लोग लिखते थे, तो हमने VI अप्लाई किया। ठीक है, हमने VI अप्लाई किया, और हो क्या रहा है, VI क्या क्या फुलफिल कर रहा है, VI पावर किन किन चीजों को फुलफिल कर रहा है, तो डेफिनेटली EB इनटू IA, और आर्मेचर के अंदर आर्मेचर कंडक्टर्स का अपना रेजिस्टेंस अगर RA होगा तो उसका भी एक ड्रॉप होगा, प्लस IA RA। ठीक है, और ये कैसे आता था, तो बड़ी आसानी से आता था। इस लूप में अगर KVL लगा लीजिए तो बड़ी आसानी से आ जाएगा। इस लूप में ऐसे मूव कर रहे हैं, वोल्टेज राइज हो रहा है। ठीक है, इस लूप में ऐसे मूव कर रहे हैं, वोल्टेज राइज हो रहा है। यहां से हम लोग आ रहे हैं तो आर्मेचर कंडक्टर्स के अंदर
आइए आरए ड्रॉप हो रहा है, इसके अंदर हम लोग आ रहे हैं तो आर्मेचर कंडक्टर्स में आइए आरए ड्रॉप हो रहा है, और उसके बाद जो आपका बैक ईएमएफ है तो ऐसे हम लोग मूव करके आ रहे हैं, यानी बैक ईएमएफ के पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ, यानी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो ये माइनस ईबी हो गया इज इक्वल टू 0। अब इसी में क्या करेंगे, इसको जब रीअरेंज करेंगे तो ये वोल्टेज का इक्वेशन आपको मिल जाएगा, इसको रीअरेंज करेंगे तो ये आपको वोल्टेज का इक्वेशन मिल गया, ये आरए है, ये वोल्टेज का इक्वेशन मिल गया, और यहाँ क्या है, ये भी आईए होगा क्योंकि इतना ही पावर इसके लिए हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, इस इक्वेशन में अगर आईए से मल्टीप्लाई कर दें एलएचएस और आरएचएस में दोनों में, तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा, पावर का इक्वेशन मिल जाएगा। अब देखो यहाँ भी हमेशा हम कहते हैं ना कि हर लॉ के पीछे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, देखो यहाँ भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, जितनी एनर्जी हमने दिया और उसी एनर्जी को पर यूनिट टाइम कर दो तो पावर हो गया, जितना पावर हमने दिया उतना ही पावर है, उसमें से क्या हो रहा है, उस पावर का एक हिस्सा बैक ईएमएफ को के इफेक्ट को ओवरकम करने में जा रहा है, और पहले ही बता चुके हैं कि इतना ही जो पावर है ना वही अपने मैकेनिकल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट होगा, यानी इतना ही इलेक्ट्रिकल पावर ईवी इनटू आईए मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट होगा, और बाकी ये लॉस को फुलफिल करने में चला जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको पता चल गया, वोल्टेज इक्वेशन पता चल गया, इज दैट क्लियर, वोल्टेज इक्वेशन पता चल गया, इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो इसका असर, देखो इसका असर हम लोग देखेंगे इसके स्टार्टिंग पे, तो इस इक्वेशन को अगर अरेंज करो ना थोड़ा सा इस इक्वेशन को अरेंज करेंगे तो हो जाएगा V माइनस EB, EB को इस साइड ले आए और ये हो गया IA RA, क्लियर। अब थोड़ा सा और एडजस्टमेंट करेंगे इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में और एडजस्टमेंट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, योर IA is equal to V minus EB अपॉन RA। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन आपको मिल गया, कहां से आया ये, तो वोल्टेज इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर से। अब इसी से आपको पता चल जाएगा, सिर्फ इस मैथमेटिकल इक्वेशन से पता चल जाएगा कि क्यों जरूरत पड़ती है हमें डीसी मोटर में स्टार्टर को यूज करने की। स्टार्टर को यूज किए बिना स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट तो हो जाएगा लेकिन 2 से 3 सेकंड में पूरा मशीन आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो इसमें 2 से 3 सेकंड के अंदर मशीन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्यों, तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन ही सफिशिएंट है इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। चलो ये कलर थोड़ा सा चेंज हो रहा है, इसको थोड़ा और नीचे लिख देते हैं, थोड़ा सा डार्क कलर और व्हाइट कलर के बीच में आ रहा है, इसको यहां फिर से लिख देते हैं उसी इक्वेशन को, IA इज इक्वल टू V माइनस सॉरी EB था ना, ये EB, ये बैक ईएमएफ का EB अपॉन RA, क्लियर, ये दिख गया आपको। अब देखो होता क्या है, आपको पहले ही बता चुके हैं कि बैक ईएमएफ का जो इक्वेशन होता है ना, बैक ईएमएफ आता कैसे है, बैक ईएमएफ आपके मोटर के अंदर कैसे इंड्यूस होके आता है, तो जिस तरह फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से जनरेटेड ईएमएफ आता था उसी तरह बैक ईएमएफ इंड्यूस होके आता है। ये पहले के क्लासेस में डीसी मोटर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो जिस तरह फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से जनरेटर के अंदर जनरेटेड ईएमएफ होता था ना, और जनरेटेड ईएमएफ क्या होता था, phi Zn अपॉन 60 into P अपॉन A, ये जनरेटेड ईएमएफ होता था आपके जनरेटर के अंदर। आपका जो बैक ईएमएफ है ना वो भी सेम प्रिंसिपल पर इंड्यूस होता है मोटर के अंदर, जो जनरेटेड ईएमएफ जनरेटर के अंदर इंड्यूस होता है सेम प्रिंसिपल पर मोटर के अंदर बैक ईएमएफ इंड्यूस होता है, इसलिए इसका भी मैथमेटिकल फार्मूला एकदम एग्जैक्टली सेम होता है। यानी बैक ईएमएफ का फार्मूला भी क्या हो जाएगा, EB इज इक्वल टू phi Zn into phi Zn by 60 into P अपॉन A, और ये सबको पता है कि P नंबर ऑफ पोल्स है, A नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स
A इज इक्वल टू P के बराबर होगा लैप वाइंडिंग के लिए और 2 के बराबर होगा वेव वाइंडिंग के लिए। फाई क्या है, फ्लक्स पर पोल है, Z नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स है और N आपका जो स्पीड है आरपीएम में गिवन है वो है। इतनी सारी चीजें हैं। अब देखो एक बार मशीन डिजाइन हो गया ना, बहुत ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है। एक बार मशीन डिजाइन होके बन गया, मेरी आवाज आ रही है क्लियर? ठीक है, एक बार मशीन डिजाइन होके बन गया, मशीन डिजाइन होके बन गया तो फ्लक्स फिक्स हो गया, फ्लक्स पर पोल कांस्टेंट, नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स कांस्टेंट, 60 तो खैर खुद ही नंबर है ये कांस्टेंट। एक बार मशीन डिजाइन हो गया तो नंबर ऑफ पोल्स भी फिक्स हो गया, एक बार मशीन डिजाइन हो गया तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ भी फिक्स हो गया। यानी वेरिएबल पार्ट अब क्या बच रहा है आपका, तो सिर्फ n बच रहा है। हाँ, फ्लक्स में थोड़ा वेरिएशन आ सकता है अलग अलग कारण से, ठीक है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। अगर फ्लक्स को थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट मान लें तो हम लोग यहां से देख सकते हैं Eb आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n के। इतना समझ में आ गया? बैक ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड के। इज दैट क्लियर? इतना समझ में आ रहा है? इतना आ रहा है समझ में? बताइए। ठीक है, अब क्या होगा, अब जब हमें मोटर को स्टार्ट करेंगे ना, डीसी मोटर को स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग के समय स्पीड क्या होता है, 0। स्टार्टिंग के समय तो स्पीड 0 है ना, जस्ट अब स्टार्ट करने वाले हैं तब तक तो स्थिर है, यानी स्पीड 0। स्पीड जब 0 तो बैक ईएमएफ भी 0, यानी स्टार्टिंग कंडीशन में क्या होगा, ये वाला टर्म पूरा का पूरा 0 हो जाएगा स्टार्टिंग में। अब देखो इससे कितना बड़ा नुकसान होगा, हम लोग मोटर को डिजाइन करेंगे ना तो उसकी पूरी वाइंडिंग को, उसके पूरे इंसुलेशन को, उसके पूरे मटेरियल को हम किस वजह से डिजाइन करते हैं, इंसुलेशन मेनली किस पे डिपेंड करता है, तो वोल्टेज पे और करंट पे, कितनी करंट कैरिंग कैपेसिटी हमें रखना है उस पर डिपेंड करेगा। तो शुरुआत में जब हम डिजाइन करेंगे मशीन को ना तो उसकी वाइंडिंग का थिकनेस क्या होगा, कितनी करंट कैरिंग कैपेसिटी होगी, इंसुलेशन जो प्रोवाइड कर रहे हैं कंडक्टर्स के बीच में वो इंसुलेशन का स्ट्रेंथ कितना होगा, कितने टेम्परेचर पे इंसुलेशन को रखेंगे, ये सारी चीजें हम लोग किस पे डिजाइन करते हैं, तो हम लोग देखते हैं करंट का जो रेटेड वैल्यू है ना, करंट के रेटेड वैल्यू के हिसाब से हम लोग डिजाइन करते हैं कि कितना करंट झेलने की क्षमता आपके इंसुलेशन में होनी चाहिए। दूसरा क्या है, करंट से ही और वोल्टेज से ही हम लोग डिसाइड करते हैं कि आपके इलेक्ट्रिकल पार्ट पे कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक स्ट्रेस भी लगता है, जहां आपका चार्ज पार्टिकल, चार्ज कैरिंग कंडक्टर्स है, वहां इलेक्ट्रिक स्ट्रेस यानी इलेक्ट्रिकल फोर्स भी डेवलप होता है, क्योंकि आप सबको पता है कि चार्ज पर कूलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा अगर अपोजिट चार्जेस हो, कूलम्स फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा अगर सेम चार्जेस हो, और मैग्नेटिक फोर्स भी डेवलप होता है किसी भी मूविंग चार्ज पे, तो जाहिर है एक बड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस लगता है आपके कंडक्टर्स पे। इन सारी चीजों को हम लोग डिजाइन करते हैं करंट के रेटिंग के हिसाब से। अब देखो करंट की रेटिंग कब होगी, जब मोटर अपने रेटेड स्पीड पे हो, यानी मोटर 0 से स्टार्ट होके जब नॉर्मल स्पीड पे आ जाता है ना, मोटर जब 0 से स्टार्ट होके अपने नॉर्मल स्पीड पे आ जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि रेटेड स्पीड जब है उस समय का करंट उसका रेटेड करंट है। तो सारा इंसुलेशन हम लोग डिजाइन करते हैं उस रेटेड करंट के हिसाब से। क्लियर? इतना समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, बोलो स्नेहा। Yes, sir. ठीक है, समझ में तो आ रहा है। सारी चीजें हम डिजाइन करते हैं कब, जब मोटर स्टार्ट होके अपने नॉर्मल स्पीड तक पहुंच जाएगा, उसका जो रेटेड स्पीड है, मान लो 1500 आरपीएम इसका रेटेड स्पीड है। ठीक है, 1500 आरपीएम अगर इसका रेटेड स्पीड है तो मोटर स्टार्ट होके जब रेटेड स्पीड पे पहुंच जाएगा ना, उस वक्त जो करंट होता होगा उसके हिसाब से हम इसको डिजाइन कर देते हैं कि उतने करंट के हिसाब से इसका इंसुलेशन झेल सके, उतने इसके कंडक्टर की करंट कैरिंग कैपेसिटी हो, सारा कुछ हम उसके हिसाब से डिजाइन कर देते हैं। ठीक है, अब देखो होगा क्या, मान लो जो भी आपका करंट रेटिंग इसमें आ रहा है, थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लो, थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लो सारी चीजें, अगर कुछ वैल्यू अगर हम इसमें हम लोग पुट कर दें तो थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लो सारी चीजें। हम लोग मान लेते हैं कि 200 वोल्ट हम लोग वोल्टेज रख रहे हैं इसका, या 220 वोल्ट मान लो। ठीक है, हम लोग पिछले क्लासेस में देख चुके हैं कि चलो मैक्सिमम एफिशिएंसी कब मिलता है आपको मोटर में, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर कब मिलता है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर
बता चुके हैं। मैक्सिमम पावर का कंडीशन मोटर में कब आता है? यस, EB इज इक्वल टू, जब आपका EB इज इक्वल टू V/2 होगा तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर आ जाएगा। तो चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं मैक्सिमम वाला पावर, मैक्सिमम का नहीं भी रहेगा तो भी आ जाएगा, लेकिन हम लोग मान लेते हैं ये। चलो तो आधा के आसपास इसको रखते हैं, यानी हम लोग मान लेते हैं ना हाफ के आसपास इसको रखते हैं, कुछ भी मान लो, चलो ना 100 रख लेते हैं, मैक्सिमम नहीं भी हो उससे कम भी हो तो भी चलेगा। EB को हम लोग 100 रख लेते हैं। इज दैट क्लियर? और अपने मन से कोई वैल्यू मान लीजिए R का, R का वैल्यू कोई अपने मन से मान लीजिए 100 ही मान लीजिए। RA, हालांकि आर्मेचर का है तो बहुत कम रेजिस्टेंस रहता है, इसलिए मान लो इसको चलो 10 एंपियर ले लेते हैं, या 0.1 एंपियर बहुत कम रहता है, बहुत कम रहता है। चलो 10 ओम इसको हम लोग ले लेते हैं, थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेते हैं। हालांकि रहता उससे भी कम है, वो 0.1 के आसपास रहेगा, क्योंकि आर्मेचर कंडक्टर से बेटर कंडक्टर्स हम लोग यूज करते हैं तो रेजिस्टेंस उसका कम रहता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसके हिसाब से इस फार्मूला पे देखिए, इस फार्मूला पे रेटेड करंट कितना होना चाहिए? रेटेड करंट कितना होना चाहिए? जब अपने फुल आरपीएम पे वो घूम रहा है, फुल आरपीएम पे आपको इतना बैक ईएमएफ मिल रहा है, सपोज दैट अपने रेटेड आरपीएम पे जब घूम रहा है तो रेटेड आरपीएम पे हमने एज्यूम कर लिया कि बैक ईएमएफ इतना वोल्ट्स है और आपका अप्लाइड वोल्टेज इतना वोल्ट है। इसके हिसाब से करंट को निकाल लीजिए कि रेटेड करंट आपको कितना मिलेगा नॉर्मल कंडीशन में। तो नॉर्मल कंडीशन में 220 माइनस 100 बाई 10 कितना हो गया, ये निकाल लीजिए। 120 बाई 10 क्लियर, कितना आ गया ये 12 एम्पियर। हालांकि ये भी बहुत ज्यादा वैल्यू आ रहा है, क्योंकि आर्मेचर रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग बहुत कम रखते हैं, क्योंकि आर्मेचर कंडक्टर्स है, बहुत सुपरफाइन कंडक्टर्स होता है, उसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है। चलो मान लो थोड़ी देर के लिए इतना एम्पियर्स आपको मिल रहा है। ओके, अब क्या होगा, अब इमेजिन करो इसी मोटर में स्टार्टिंग कंडीशन में ये करंट कितना ड्रॉ करेगा ये मोटर। तो स्टार्टिंग कंडीशन में जब स्पीड 0 तो आपका बैक ईएमएफ 0, यानी स्टार्टिंग कंडीशन में EB की वैल्यू हो गई 0। अब इस फार्मूला में पुट करके देखिए तो स्टार्टिंग में कितना करंट ड्रॉ करेगा ये मोटर उस वोल्टेज सोर्स से, क्योंकि हमेशा आपको बता चुके हैं कि लोड डिसाइड करता है कि एक गिवन सप्लाई वोल्टेज पर कितना करंट उस सर्किट में ड्रॉ करेगा। हम एक बार वोल्टेज दे देते हैं, उसका लोड डिसाइड करेगा कि कितना करंट जाना चाहिए। तो इस केस में देखिए अब आपका जो IA मिलेगा वो क्या मिलेगा, IA कितना हो जाएगा, तो आपका EB स्टार्टिंग कंडीशन में N0 है, इसलिए EB 0 हो चुका है। कितना मिल रहा है ये, 22 एम्पियर। देखो तो कितना ज्यादा है, लगभग डबल से थोड़ा ही सा कम है, करंट डबल से थोड़ा ही सा कम है बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। तो अब क्या होता है ना, आपको पता है कि आपके मशीन के अंदर हीटिंग कितनी होती है, मशीन के अंदर वाइंडिंग में हीटिंग कितनी होती है, I2R हीटिंग होती है। हमने डिजाइन किया है रेटेड स्पीड के लिए, रेटेड करंट के लिए, यानी हमने इसके स्क्वायर के हिसाब से डिजाइन किया है इंसुलेशन को कि वो हीट झेल सके, इसका वाइंडिंग हीट झेल सके। यानी अगर इसका स्क्वायर देखो तो 144 इनटू जो भी रेजिस्टेंस होगा इसके हिसाब से हमने वाइंडिंग को डिजाइन किया है। लेकिन अगर ये करंट आ जाए तो आपका कितना हो रहा है, वो ये करंट आ जाए तो कितना हो रहा है, तो इसका स्क्वायर 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 22 इनटू 22 कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो 44 और अगेन 44 यानी 484। तो अब देखो 484 इनटू R आपकी हीटिंग हो गई। अब देखो तो कितना गुना ज्यादा हीटिंग हो रहा है पहले वाले के मुकाबले, लगभग 3 गुना हो गया, 3 गुना से ज्यादा हो गया हीटिंग, 3 टाइम्स। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होता है, ये तो बहुत अलग एग्जांपल लिए, ये एग्जांपल बहुत टिपिकल हो सकता है और हीटिंग 5 टाइम्स भी ज्यादा हो सकता है।
इससे क्या होगा, आपका पूरा का पूरा मोटर डिस्ट्रॉय हो जाएगा एक्सेसिव हीटिंग से, पूरी वाइंडिंग जल जाएगी, पूरा इंसुलेशन जल जाएगा। और इस हायर करंट की वजह से वोल्टेज शुरू में बैक ईएमएफ के जीरो होने की वजह से, हायर करंट होने की वजह से इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस डेवलप होगा कि पूरा वाइंडिंग रप्चर कर जाएगा। इसीलिए हमें करना क्या पड़ता है, स्टार्टिंग कंडीशन में हम लोग देख रहे हैं कि करंट बहुत बढ़ जा रहा है। देखो नॉर्मल कंडीशन में क्या हुआ था, करंट आपको 12 एंपियर के आसपास मिल रहा था। स्टार्टिंग कंडीशन में बैक ईएमएफ के जीरो होने से करंट बहुत ज्यादा मिल रहा है। तो हमें क्या करना पड़ता है, स्टार्टिंग में आपका मोटर डैमेज ना हो, जले नहीं, फेलियर ना हो, पूरी तरह से रप्चर ना हो उसकी वाइंडिंग, उससे बचने के लिए स्टार्टिंग में इस करंट को हमें कम करना पड़ता है। इसी करंट को कम करने के लिए मोटर में हमें स्टार्टिंग कंडीशन में स्टार्टर लगाना पड़ता है, यानी किसी ना किसी तरीके से उसके रेजिस्टेंस को बढ़ा देना पड़ता है। और जब नॉर्मल रेटेड स्पीड में आ जाता है तो उस रेजिस्टेंस को ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट भी कर दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं है। तो समझ में आया क्यों इसमें स्टार्टर की जरूरत है। ये हर एक डीसी मोटर में हमें स्टार्टर लगाना पड़ता है, ये हमारी मजबूरी है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग के करंट को जो बहुत हायर हो जाता है, और स्टार्टिंग का करंट बहुत हायर क्यों हो जाता है, आपके बैक ईएमएफ के जीरो होने की वजह से। और बैक ईएमएफ जीरो क्यों होता है, क्योंकि स्टार्टिंग कंडीशन है, स्पीड जीरो है, स्पीड जीरो है तो बैक ईएमएफ भी जीरो हो जाएगा। तो स्टार्टिंग के कंडीशन में चूंकि स्पीड जीरो है, जस्ट शुरू हो रहा है, बैक ईएमएफ बहुत कम रहता है। बैक ईएमएफ के बहुत कम रहने से आपका करंट बहुत बढ़ जाता है, और करंट बहुत बढ़ जाता है, उस करंट को स्टार्टिंग की कंडीशन में हमें कम करना होगा, लिमिट करना होगा। इसीलिए डीसी मोटर में स्टार्टर यूज करना हमारी मजबूरी है। बिना स्टार्टर के हम लोग उसको स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ इंडक्शन मोटर में वापस। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब आ जाओ इंडक्शन मोटर में। अब इंडक्शन मोटर में आपको तो बता चुके हैं कि इंडक्शन मोटर में डीसी मोटर वाला ये झमेला नहीं है कि आपको स्टार्टर लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होता है। और इसमें वो प्रॉब्लम भी नहीं होता है कि स्टार्टिंग के कंडीशन में करंट बहुत ज्यादा ड्रॉ करेगा और आपका इंसुलेशन डैमेज हो जाएगा, वाइंडिंग रप्चर कर जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगा। ये झमेला इंडक्शन मोटर में है ही नहीं। इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग है और करंट के बहुत बढ़ जाने वाला झमेला भी नहीं है इसमें। तो अब सोचो क्यों जरूरत पड़ी इसमें रेजिस्टेंस को ऐड करने की। ठीक है, फिर से सुन लो एक बात। आपको जब बता दिए कि इंडक्शन मोटर में पहला तो इंडक्शन मोटर में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हम लोग डायरेक्टली देते ही नहीं है, इसीलिए तो नाम इंडक्शन मोटर है। दूसरा आपको ये भी बता दिए कि इंडक्शन मोटर की ये तो विशेषता ही होती है, ये उसका एडवांटेज है कि इंडक्शन मोटर में हमें स्टार्टिंग में कुछ भी अलग से अरेंजमेंट नहीं करना पड़ता है, ये सेल्फ स्टार्टिंग होता है। दूसरा, डीसी मोटर में जिस तरह स्टार्टिंग में करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता था, जिससे इंसुलेशन फेलियर का चांस, वाइंडिंग के रप्चर का चांस था, उसके वजह से डीसी मोटर में हम लोग लगाते थे स्टार्टर। यहाँ वो भी झमेला नहीं है, यहाँ करंट स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाता है। तो सोचो क्यों जरूरत है इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड करने की। ये भी बता चुके हैं पिछले क्लास में ये भी बता चुके हैं। अगर मन से जो क्लास की होगी उसको ये भी पता होगा। बताइए। यस, किसका जवाब है? सारिका का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपको स्टार्टिंग में एक चीज बताए थे कि इंडक्शन मोटर का जो टॉर्क होता है ना, स्टार्टिंग टॉर्क, वो इंफीरियर होता है, इवन डीसी शंट मोटर से भी कम होता है स्टार्टिंग टॉर्क। और आपके लिए बढ़िया मोटर, ठीक है, तो ये आपको पहले बता चुके हैं कि होता क्या है। मोटर आपका वही बढ़िया होगा जिसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत बेहतर हो। और शुरुआत में आपको बता चुके हैं कि इसके डिसएडवांटेज में लिखा चुके हैं 3 पॉइंट जो डिसएडवांटेज लिखाए थे इंडक्शन मोटर का, उसके डिसएडवांटेज में एक पॉइंट ये भी है कि इंडक्शन मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क है ना, वो पुअर होता है, इंफीरियर होता है, यहां तक कि डीसी शंट मोटर से भी कम होता है। सेम रेटिंग का डीसी शंट मोटर लें और सेम रेटिंग का इंडक्शन मोटर लें तो आपके इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क पुअर होगा। अब आपको पता है कि स्टार्टिंग टॉर्क आपको पहले बता चुके हैं, आगे चल के हम लोग डिराइव करके लाएंगे स्टार्टिंग टॉर्क का इक्वेशन। आगे चल के जब हम लोग डिराइव करके लाएंगे स्टार्टिंग टॉर्क का इक्वेशन, तो आप लोगों को दिखेगा कि टॉर्क स्टार्टिंग जो होता है ना, टॉर्क स्टार्टिंग वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके रोटर रेजिस्टेंस के। आगे चल के हम लोग इस इक्वेशन को डिराइव करके लाएंगे। तो होता क्या है कि टॉर्क स्टार्टिंग टॉर्क जो कि पुअर है
अगर उसको आपको इंप्रूव करना है तो क्यों ना, जब रोटर के रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है तो किसी एक्सटर्नल तरीके से रेजिस्टेंस ऐड करके स्टार्टिंग टॉर्क को हम लोग इंप्रूव कर दें। और जब स्टार्टिंग टॉर्क इंप्रूव होके ये इंडक्शन मोटर भी अपने नॉर्मल रेटेड वैल्यू पर जब आ जाएगा तो इसको हम लोग डिस्कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि डिस्कनेक्ट करना भी जरूरी है। अगर डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे तो इस रेजिस्टेंस की वजह से लॉसेस बहुत बढ़ जाएगा, इस रेजिस्टेंस की वजह से IR ड्रॉप बढ़ जाएगा, I2R लॉसेस बढ़ जाएगा, और ये रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं पावर फैक्टर में भी अपना योगदान देगा, उसकी वजह से लॉसेस और भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, हमारी थोड़ी सी जरूरत होती है कि क्यों ना हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करके टॉर्क को इंप्रूव कर दें। अब जाहिर है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करके टॉर्क को इंप्रूव कर सकते हैं दोनों केस में, लेकिन स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में तो कहीं जगह ही नहीं है जहां से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड कर सके, क्योंकि वो फिक्स स्ट्रक्चर, वो परमानेंटली फिक्स स्ट्रक्चर, वो परमानेंटली हेवी स्ट्रक्चर हमने बना दिया वहां पे। इसीलिए हम लोग स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में ये मेथड टॉर्क इंप्रूव करने का नहीं अपना सकते हैं, क्योंकि वहां कोई प्रोविजन ही नहीं है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड कर सकें। लेकिन हाँ, वाउंड रोटर में ये प्रोविजन हम लोग बना देते हैं, और वाउंड रोटर में ये प्रोविजन बनाते हैं, और इसी प्रोविजन के लिए हम लोग यहाँ स्लिप रिंग लगाते हैं। ठीक है, स्लिप रिंग से कैसे होगा, तो इस स्लिप रिंग से स्टार कनेक्टेड रेजिस्टेंस को लगाएंगे, क्योंकि आपको ये भी पता है कि इंडक्शन मोटर शॉर्ट सर्किट होना चाहिए, यानी सर्किट क्लोज होना चाहिए तभी रन करता है। आपको पहले बता भी चुके हैं और लिखा भी चुके हैं कि इंडक्शन मोटर का रोटर परमानेंटली शॉर्ट सर्किट होता है, तभी तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से, सर्किट क्लोज होने की वजह से करंट फ्लो होने लगता है, और करंट फ्लो होता है तो लेंज लॉ अपने एक्शन में आ जाता है। लेंज लॉ के हिसाब से वो जो वोल्टेज इंड्यूस हुआ वो अपने करंट को इस तरह से फ्लो कराएगा कि उसका करंट अपना मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बनाएगा कि वो अपने होने के कारण को अपोज करे, तो शॉर्ट सर्किट भी रहना चाहिए। तो जाहिर है स्लिप रिंग से शॉर्ट करेंगे पहले, यानी स्टार्टिंग में आपको टॉर्क को इंप्रूव करना है, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ना है, तो करेंगे क्या, यहां से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ देंगे तीनों में। अब इसको आपको शॉर्ट भी करना है प्लस रेजिस्टेंस भी ऐड करना है, तो क्या करेंगे, स्टार कनेक्टेड रेजिस्टेंस को हम लोग ऐड कर देंगे। स्टार कनेक्टेड रेजिस्टेंस को हम लोग इस तरह से ऐड कर देंगे। इस तरह से स्टार कनेक्टेड रेजिस्टेंस ने शॉर्ट भी कर दिया, प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड होकर टॉर्क भी बढ़ा दिया। अब आपका इंडक्शन मोटर स्टार्ट हो जाएगा, उसको बेटर स्टार्टिंग टॉर्क भी मिलेगा, और जब स्टार्ट होकर अपने नॉर्मल रेटेड स्पीड पे आ गया तो इसको हमें डिस्कनेक्ट कर देना होगा, अब इसकी जरूरत नहीं है, अदरवाइज ये लॉसेस का कारण बनेगा। तो एक मेटल कॉलर आता है, मेटल कॉलर ऑटोमेटिक लगा रहता है स्पीड कंट्रोल मैकेनिज्म के साथ। अब जैसे ही आपका रेटेड स्पीड पे आ जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा रहता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी आगे बताएंगे कैसे काम करता है। तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या है, स्टार्टिंग में जब स्पीड कम है तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच एक्शन में नहीं आ रहा है, जैसे ही इसका स्पीड रेटेड स्पीड पे पहुंच गया, मान लो 1500 आरपीएम इसका रेटेड स्पीड है, जैसे ही इसका स्पीड रेटेड स्पीड पे पहुंच गया तो अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अब रहेगा सर्किट में तो लॉसेस क्रिएट करेगा। तो अब क्या करना है, इसको हटा देना है। तो अब क्या करता है, एक मैकेनिज्म ऑटोमेटिकली लगा रहता है जो ब्रश को डिस्कनेक्ट कर देता है और मेटल कॉलर को लगा के इसको शॉर्ट सर्किट कर देता है आपके स्लिप रिंग को। ठीक है, तो पहले भी शॉर्ट सर्किट था, अब भी शॉर्ट सर्किट है। इंडक्शन मोटर के हिसाब से रोटर हमेशा शॉर्ट सर्किट रहना चाहिए था, लेकिन पहले शॉर्ट सर्किट था, यानी पहले हमने क्लोज्ड पाथ बनाया था। कैसे, तो ये स्टार कनेक्टेड रोटर से पहले हमने क्लोज पाथ बनाया था, अब भी हम लोग क्लोज पाथ बना रहे हैं रेटेड स्पीड आने के बाद भी। और रेटेड स्पीड आने के बाद क्या हो रहा है, ब्रश यहां से हट जाता है, एक यहां हिंज रहता है, हिंज से ब्रश डिस्कनेक्ट हो जाता है और मेटल कॉलर इसको शॉर्ट सर्किट कर देता है तीनों रिंग को। तो पहले भी शॉर्ट सर्किट, अब भी शॉर्ट सर्किट, लेकिन हमने फायदा क्या उठा लिया, हमने स्टार्टिंग में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड करके इसके टॉर्क को भी इंप्रूव कर दिया, और बाद में जब जरूरत नहीं है इसकी तो हमने उसको रिमूव भी कर दिया, इसलिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक बेटर होगी। इसका स्टार्टिंग टॉर्क हमेशा बेटर होगा स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के मुकाबले। इज दैट क्लियर? यस सर। सारा कांसेप्ट समझ में आया? किसी को नहीं भी समझ में आया?